वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बताया, साथ साथ हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी देखे थे। आप मुझे बता सकते हो फॉग में सिग्नल भेजने के लिए कौन सी वेव्स यूज करते हैं? इंफ्रारेड, क्लियर है। और नाइट फोटोग्राफी में और रोगियों की सिकाई के लिए फिंगरप्रिंट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, फूड प्रिजर्वेटिव्स, गामा रेज का यूज और क्या में किया जाता है? हाई पेनिट्रेटिंग पावर किसकी होती है? गामा रेडिएशंस की हाई पेनिट्रेटिंग पावर, राइट। जब हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स किसी हैवी मेटेलिक टारगेट से टकराते हैं तो कौन सी वेव जनरेट होती है? एक्स रे जनरेटर। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर में से बहुत सारी चीजें हटा दी गई हैं, जैसे एटमॉस्फेयर हटा दिया गया, बिहेवियर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर फॉर द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन, बिहेवियर ऑफ द सन, है ना, बिहेवियर ऑफ द एटमॉस्फेयर फॉर द रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द अर्थ। बहुत सारी चीजें क्रॉस हो गई हैं। जो जो चीजें हो गई हैं वो मैं आपको करा रहा हूं, फटाफट देखते जाना। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। हमारे सामने क्वेश्चन है, डिफाइन ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट अलग अलग तरीके से समझाया जाता है हमारे सिलेबस में, जो वो मैं आपको समझा रहा हूं, गौर से देखिएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट वैसे आप लोगों ने शायद 9th-10th में भी पढ़ा होगा, छोटे क्लासेस में, राइट। लेकिन यहां पर जिस पर्पज से दिया है वो पर्पज हम लोग देखें। लिसन एवरीवन, हर गर्म चीज अपने अंदर से हीट निकालेगी, मानते हैं? अर्थ है, सन से लाइट आ रही है, सन से लाइट आ रही है तो उसमें जो हीट का एहसास होता है वो कौन सी रेडिएशन से होता है? इंफ्रारेड रेडिएशन से। दिन भर में सन गर्म हो जाएगी, जब सांझ ढलेगी, है ना, शाम हो जाएगी, तो हर गर्म चीज अपने आप को क्या करने का प्रयास करती है? ठंडा करने का प्रयास करती है। तो दिन भर में अर्थ जो गर्म हो चुकी है, अब वो ठंडा होगी तो अपने अंदर से क्या निकालेगी? हीट रेडिएशन निकालेगी। हीट रेडिएशन को कौन सी रेडिएशन बोलूं? इंफ्रारेड रेडिएशन। उन्हीं के अंदर हीटिंग इफेक्ट होता है। गौर से सुनिएगा, ये अपनी अर्थ हो गई। कौन हो गई? अर्थ। अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, ये मैंने एटमॉस्फेयर बना दिया। एटमॉस्फेयर तो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, आई थिंक। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? कोई बात नहीं, यहां भी मत पढ़ो। एटमॉस्फेयर के अंदर अलग अलग लेयर्स होती हैं। आई मोस्ट, ये इसका कोड वर्ड है। आई माने मैं, मोस्ट क्वेश्चन याद करता हूं, इसलिए आई मोस्ट। क्लियर है? आई से आइनोस्फियर, एम से मीजोस्फियर, ओ से ओजोनोस्फियर, एस से स्ट्रेटोस्फियर, टी से ट्रोपोस्फियर। ओके, हाँ ठीक है। अब ये हमारे सिलेबस में रहा नहीं, मैंने क्रॉस लगवाए उसमें ये सब था, है ना। तो अब ये हमारे सिलेबस में रहा नहीं, तो इसमें टी जो ट्रोपोस्फियर है वो एटमॉस्फेयर की सबसे लोअर लेयर है, राइट। अब होता क्या है, जब अर्थ गर्म हो जाती है तो हर गर्म चीज अपने अंदर से हीट रेडिएशंस निकालती है। तो अर्थ अपने अंदर से ये कौन से रेडिएशन निकाल रही है? इंफ्रारेड रेडिएशन निकाल रही है। और ये जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होते हैं ना, वो लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, दीक्षित दीक्षित, जो इंफ्रारेड रेडिएशन होते हैं ना, वो लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर द्वारा रिफ्लेक्ट कर दिए जाते हैं और वापस अर्थ के सरफेस पे पहुंचा दिए जाते हैं। और ऐसा होने की वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो गर्म बना रहता है। इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। सीन क्लियर है? कीपिंग द अर्थ सरफेस वार्म, कीपिंग द अर्थ सरफेस वार्म ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ infrared radiations from the lower layer of the atmosphere is called greenhouse effect। समझ गए? क्लियर है? मैं फिर से बोल रहा हूं, keeping the earth surface warm due to the reflection of infrared radiations from the lower layer of the atmosphere is called greenhouse effect। I hope you understand। अच्छा बताओ, ये जो है ये हीट रेडिएशन निकल रही है और ये इस लेयर की वजह से वापस लौट के आ रही है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर गर्म बना रह रहा है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो अर्थ का टेम्परेचर करंट टेम्परेचर से कम हो जाता या बढ़ जाता? हाँ, कम हो जाता। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता तो ये जो रेडिएशन है वो स्पेस में चली जाती, लौट कर नहीं आती, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर करंट टेम्परेचर से कम हो जाता। जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? पढ़ लो पहले, ग्रीन हाउस इफेक्ट में ज्यादा नहीं जाना, नीचे लास्ट में 2 लाइनें जो अंडरलाइन है उतना पढ़ लो, और उसके बाद शायद नोट भी होगा, इफ देयर वुड हैव बीन नो एटमॉस्फेयर। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1-2 नोट और दिए आपको, वो सुन लें। लिसन एवरीवन,
आवाज नहीं आ रही, पर मैं बोलता रहा हूं, आपको सुनाई नहीं दे रहा। एक्चुअली आप लोगों को जो सुनाई देता है ना, वो कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की वेव सुनाई देती हैं। क्लियर है? आप लोग जो आवाजें सुन सकते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होती है। 20 किलो हर्ट्ज को 20,000 हर्ट्ज भी लिख सकता हूं। क्लियर? यानी जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है, जो मनुष्य है ना, मनुष्य वो कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज की वेव्स को सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। पूछता है ओटी में, कईयों बार पूछा जा चुका है, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज इज, तो आंसर इज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। कईयों बार ऑप्शनल में 20,000 ना दे, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज दे देते हो, तो बच्चा घबरा से जाते हैं, डरप से जाते हैं, तो डरपना नहीं है। क्लियर? ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। सीन क्लियर है? अच्छा, और सुने, अगर कोई भी साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर है और या फिर 20 हर्ट्ज से नीचे है, तो उसे हम लोग नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि ऐसी आवाजों को कुत्ते सुन पाते हैं और हम कुत्ते ही नहीं। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? क्लियर? हम इंसान हैं। क्लियर है? ऐसा तो कोई नहीं है जिसे ऊपर या नीचे की आवाजें सुनाई दे। शट अप, फालतू बातें बहुत करते हो तुम लोग। तो किसी ने अगर पूछ लिया, मैं मजाक नहीं कर रहा, आई एम सीरियस, राइट? ऐसी आवाजों को हम लोग नहीं सुन पाते, लेकिन कुत्ते ऑब्जर्व कर लेते। कुत्तों के कान बहुत सेंसिटिव होते हैं, राइट? लिसन एवरीवन, आप खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। आपने देखा है, आप जैसे कई बार, चल खड़ा है, चल, मैं जो बोल रहा हूं आपको सुनाई दे रहा है? मेरी आवाज आपके कानों तक जा रही है? मैं जो बोल रहा हूं वो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की वेव है नहीं है? और मेरी आवाज आपके कानों तक जा रही है और आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन तुम धरे होते ग्वालियर और मैं हूं दिल्ली, और मैं वहां से जो भी बोल रहा हूं आपको सुनाई देगा? आपको देगा? पूछो कैसे देगा? मैं बता रहा हूं कैसे देगा। है? हाँ, वॉइस मेल। वाओ, लिसन लिसन लिसन, थोड़ा समझ लें। मेरे मुंह से आवाज निकलेगी तो वो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की वेव हुई। अब सीधी सी बात है, मैं दिल्ली में हूं और तुम? हाँ, ग्वालियर में बोल रहा था, ठीक है, हाँ, ग्वालियर में हूं, ठीक है। तो मेरी आवाज निकलेगी, अब मेरी आवाज ग्वालियर तक पैदल थोड़ी जाएगी, उसे रिक्शा चाहिए। क्लियर? तो मेरी आवाज लदेगी। लदना मतलब समझ गए ना? बैठना। काय पे बैठेगी? रेडियो फ्रीक्वेंसी की वेव्स पर। काय पे बैठेगी? रेडियो फ्रीक्वेंसी की वेव्स को कैरियर वेव्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, आज से 2-3 साल पहले आप लोगों के सिलेबस में एक चैप्टर था कम्युनिकेशन सिस्टम, उसमें ये सारी चीजें पढ़ाई जाती थी, राइट? पर अब कोई सिलेबस में वो सब चीजें रही नहीं, तो कहानी खत्म हो चुकी है, राइट? तो सुन लो, तो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की वेव को रेडियो फ्रीक्वेंसी की वेव के ऊपर सुपरपोज कराना, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। अब आप भूल जाओ, आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो मैं कुछ बेसिक वर्ड बोल रहा हूं, उसको समझना, फिर आपको डेफिनेशन समझ में आएगी। पिक्चर देखते हो? जवान देख ली? कैसी है? हिट है या सुपर हिट है? हैं? देखो, हिट समझते हो और सुपर हिट, जिस सुपर हिट को मतलब क्या है? हिट से थोड़ी सी ऊपर। किसी भी जगह वर्ड अगर सुपर आ जाए तो सुपर मतलब जो नॉर्मल पोजीशन है ना, उससे थोड़ा सा ऊपर। सुपर का मतलब ही होता है अबव का, अबव। अच्छा, जैसे ही मैं बोलूं, जैसे मुझे फोटो खींचना है आप लोगों का, मैं कहता हूं पोज दो, तो आप ऐसे ऐसे उल्टे सीधे खड़े हो जाते हो, यस और नो, यस और नो स्टाइल में खड़े हो जाते हो, पोज देते हो, माइंडेड, सुपर पोज, हेलो, सुपर पोज, सुपर पोजीशन। जैसे मान के चलो आपको किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना है, रिक्शा आ रहा है, आप भैया रुक 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 रुक, मैं चल रहा हूं, रिक्शा आएगा, आप रिक्शे पे लद जाओगे, तो आपका रिक्शे पे लदना यानी यू आर सुपरपोजिंग ऑन द रिक्शा। रिक्शे के ऊपर आप पोजीशन ले रहे हो। क्लियर? तो सुपरपोज यानी किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरे ऑब्जेक्ट का पोजीशन लेना, दैट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन। रिक्शे पे लदना इज कॉल्ड सुपरपोजिशन। नहीं है बात समझ में? क्लियर है? तो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की वेव को अगर मैं डायरेक्ट पहुंचाऊं तो वो डायरेक्ट बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं जा सकती, तो मैं उन्हें मॉड्यूलेशन प्रोसेस के थ्रू पहुंचाता हूं। मॉड्यूलेशन प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स को रेडियो फ्रीक्वेंसी की कैरियर वेव्स के ऊपर सुपरपोज करा देते हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। यानी मेरी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की वेव है, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के रिक्शे पे लद के जाएंगी
और जहां तक पहुंचाना है वहां तक पहुंच जाएंगी, फिर वहां पर ये प्रोसेस दोबारा होगी, उस प्रोसेस को बोलेंगे डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन क्या करता है, इन दोनों सिग्नल्स को अलग अलग कर देता है। राइट, समझ में आ रही है बात? तो खैर फिलहाल हम लोग मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं, तो मॉड्यूलेशन मैंने जो बोला समझ में आया? रेडियो फ्रीक्वेंसी की कैरियर ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की वेव्स को बिफोर ट्रांसमिशन आर सुपरपोज ऑन द रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। क्लियर है? ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की वेव्स को भेजने से पहले उन्हें हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी की कैरियर वेव्स के ऊपर सुपरपोज कराते हैं, इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्लियर है? पढ़ लो, समझ जाओगे मॉड्यूलेशन। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी के डार्क रूम में हम लोग रेड लाइट इस्तेमाल करते हैं, तो वो रेड लाइट इस्तेमाल करते क्यों है, इसका रीजन बताइए। तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन समझना है, उसके बाद हम लोग आंसर समझ पाएंगे। राइट, तो क्वेश्चन तो गया तेल लेने, क्वेश्चन हम 10 मिनट बाद समझेंगे। पहले आप मुझे कुछ जनरल बातें बताएं। आपने केमिस्ट्री में डी ब्रोगली पढ़ा होगा, मैं भी फिजिक्स में पढ़ाऊंगा आगे आने वाले चैप्टरों में, इलेक्ट्रॉन फोटोन जब पढ़ाऊंगा। किसी भी फोटोन की जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? समझ गया मैं, इशारा करूं, क्लू दूं, हिंट? उस फॉर्मूले में प्लैंक कांस्टेंट आएगा, H। तुम देख दाख क्या बोल रहे हैं, जो सब हाँ सब खिलाड़ी इधर हैं, सब लिखा है नोट्सों में। हाँ, अरे और कोई? लिसन, मैं बताता हूँ, समझ गया मैं, नालायक हूँ, तुमने नाक कटा दी मेरी। E बराबर H न्यू, कभी नहीं सुना आपने आज तक? नहीं सुना? सुना है? कितने लोगों ने सुना है? रेज में पूछूंगा, कुछ भी नहीं सुना है ना? हाँ, कम से कम इतना हमको तसल्ली हो जाती है कि हाँ भैया कुछ पढ़ तो रहे हो एटलीस्ट। E बराबर H न्यू। अच्छा, न्यू का भी एक फॉर्मूला होता है, पता नहीं, ये भी आपने शायद केमिस्ट्री में सुना होगा। न्यू बराबर, हाँ बोल ही दी हो, जो तो मैंने सुना हो तो मैं कल परसों। हाँ, न्यू बराबर, तो किसी भी फोटोन की जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है E बराबर HC अपॉन लैम्डा। क्लियर है? अब आप बताओ, जो भी करना है आपने ही करना है। रेड कलर की बात कर रहा हूं, सब बता चुका हूं। रेड कलर की वेवलेंथ कैसी होती है? हैं? सबसे ज्यादा। विबग्योर, मैंने बताया था रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो आप बताओ, रेड कलर की अगर वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है तो रेड कलर के फोटॉन्स की एनर्जी सबसे कम होगी। जो बोला समझ में आया? ये सब आपको कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है? सब आप जानते हो पहले से? चलो, अच्छा क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन भी हमको समझना है। ये कहाँ के क्वेश्चन की बात, आजकल तो एक्चुअली डिजिटल कैमरा चल रहे हैं, तो पता नहीं आप इस क्वेश्चन को समझ भी पाए होंगे कि नहीं समझ पाए होंगे। लेकिन बेटा पुराने टाइम पे ऐसे कैमरास नहीं चलते थे, वहां रोल डलता था कैमरा में, है ना, रील डलती थी उसमें, फिर फोटो खींचते थे, फोटो खींचने के बाद वो रील धुलने के लिए जाती थी फोटोग्राफर के यहाँ। यस और नो? फोटो के पहले नेगेटिव आते थे काले काले से, अगर आपने देखा हो तो, है ना, और वो रील जब धुलने जाती थी तो जो जिस फोटोग्राफर के यहाँ वो रील धुलने जाती थी, तो वो जहां पर जिस रूम में इस रील को धोता था और उन नेगेटिव का पॉजिटिव बनाता था, यानी उनके एक्चुअल फोटो बनाता था, तो वहां पर उस रूम में रेड लाइट यूज की जाती है। तो वो यही कह रहा है कि फोटोग्राफी के डार्क रूम में हम लोग रेड लाइट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, कोई और क्यों नहीं करते? अब बताओ, पहले क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? पहले कौन से फोटोग्राफी की बात कर रही है? आजकल की फोटोग्राफी की बात नहीं हो रही है, ये आउटडेटेड फोटोग्राफी की बात हो रही है। आप समझ गए मेरी बात को? तो क्वेश्चन में फिर से बोल रहा हूं, वो कह रहा है फोटोग्राफी के डार्क रूम में हम लोग रेड लाइट बल्ब यूज करते हैं, तो क्यों यूज करते हैं रेड लाइट बल्ब, इसका कारण क्या है? तो भैया कारण सुन लो क्या है। पहले तो आप बताओ, वो जो नेगेटिव है वो क्या है? एक फोटोग्राफिक प्लेट है। अब क्या होता है, उस फोटोग्राफिक प्लेट पे ज्यादा एनर्जी की लाइट गिरेगी तो वो प्लेट डैमेज हो जाएगी, वो खराब हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं क्या चाहूंगा कि उस पे जो लाइट डले उसकी एनर्जी कैसी हो? एनर्जी कम हो। एनर्जी कम कब होगी? जब वेवलेंथ ज्यादा होगी। वेवलेंथ ज्यादा किसका होता है? रेड कलर का। आने समझ में आई? अब मैं क्वेश्चन और आंसर दोबारा बोल रहा हूं। वो पूछ रहा है फोटोग्राफी के डार्क रूम में हम लोग रेड लाइट यूज क्यों करते हैं, तो हम उसे बोलेंगे फोटोग्राफी के डार्क रूम में हम लोग रेड लाइट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसलिए रेड लाइट के फोटॉन्स की एनर्जी बहुत कम होती है, और चूंकि इसकी एनर्जी कम होती है इस वजह से वो फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट नहीं करेंगी। बात समझ में आई सभी को? पढ़ लो, समझ जाओगे। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है फॉग, है ना। नेम द रेडिएशंस यूज्ड इन फॉग। फॉग में हम लोग कौन से रेडिएशन, अगले टॉपिक करें, टाइम लेगा यार ये।
चलो सुन लो फिर, ठीक है। सब लोग ध्यान से सुनना बेटा, समय हमारे पास कम है, एग्जैक्टली है ना, कम है, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा इसलिए ध्यान से समझना। वो कह रहा है कि फॉग में सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो हम कौन से रेडिएशन का यूज करते हैं बताओ? इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज करते हैं। तो वो पूछ रहा है इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज क्यों करते हैं। क्वेश्चन क्लियर हो गया कि फॉग में सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए हम लोग इंफ्रारेड रेडिएशन यूज कर रहे हैं, तो इंफ्रारेड रेडिएशन क्यों यूज कर रहे हैं बताओ। क्वेश्चन क्लियर सभी को? तो सारी चीजें के तेल लेने, आप मुझे एक बात बताओ, ये सब बातें बाद में करेंगे, है ना। इसको समझने से पहले हमें स्कैटरिंग समझना होगा। क्या समझना होगा? स्कैटरिंग। वैसे चैप्टर 9 में स्कैटरिंग आपको पढ़ाई जाती थी, पर अब वो भी सिलेबस में नहीं रहा, तो कहानी खत्म हो चुकी है, राइट। तो सुन लो, ये पॉइंट मिलेगा जो मैं बता रहा हूं, 9 में लिखा है मैंने छोटा सा। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है पहले आप बताओ। स्कैटरिंग का मतलब आपने केमिस्ट्री में सुना होगा। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है? हिंदी मीडियम वाले बच्चों ने मुझे बता दिया, तुम ही बताओ स्कैटरिंग मतलब। एक तो बताओ। हाँ, फैलना, फैलना या बिखर जाना। क्या करना? बिखर जाना। कोई चीज अगर बिखर जाएगी तो आप बताओ वो धुंधली पड़ जाएगी या उसका कलर और गहरा हो जाएगा? धुंधली पड़ जाएगी। गुलाल है, गुलाल, थाल में गुलाल रखा हुआ है, हरे कलर का गुलाल है, उसका रंग साफ चटक नजर आता है, और उसी गुलाल को अगर हवा में उछाल दूं तो वो उसका रंग और गहरा हो जाता है, डल पड़ जाता है, धुंधला पड़ जाता है। मानते हो? कोई चीज अगर धुंधली पड़ जाएगी तो उसका इंपैक्ट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। साइंटिस्ट थे रेले। कौन? हाँ, रेले। रेले जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट is inversely proportional to the fourth power of the wavelength of the light. Clear? According to the scientist Rayleigh, the intensity of scattered light is inversely proportional to the fourth power of the wavelength of the light. यानी जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसकी स्कैटरिंग कम होगी, और जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी। अब आते हैं, इधर आ जाओ। कल मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ाया था, जरा ऑर्डर बोलो। गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड लाइट। बस बस बस, हाँ इनफ। ये वेवलेंथ का बढ़ता हुआ ऑर्डर है या घटता हुआ ऑर्डर है? हाँ। अच्छा मुझे ये बता, अब सब भूल जाओ, अब अपना बेसिक कॉमन सेंस यूज करो। ये बताओ, सिग्नल, सिग्नल समझते हो? तो बताओ सिग्नल कौन से कलर के होते हैं? सिग्नल जब हम भेजते हैं रेड कलर, ब्लू, सॉरी रेड कलर, ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, यही यूज करते हो? रेड कलर, ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर यूज कर रहे हो, यानी इनमें से कौन सी लाइट यूज कर रहे हो? है? विजिबल लाइट यूज करते हो, राइट। लेकिन जब कोहरा पड़ता है, जब कोहरा पड़ता है तो विजिबल लाइट वाली जो सिग्नल होती हैं, ग्रीन लाइट, रेड लाइट, वो कोहरे को क्रॉस नहीं कर पाते। वो कोहरे को क्रॉस नहीं कर पाते तो दूसरी जगह सिग्नल पहुंच नहीं पाता। तो इस वजह से हम लोग इंफ्रारेड लाइट यूज करते हैं। कौन सी यूज करते हैं? अब वो कह रहा है फिर भैया इंफ्रारेड लाइट क्यों यूज करते हो, पूछ रहा है। तो उसको बोलना कि भैया जब कोहरा पड़ता है और विजिबल लाइट वाले सिग्नल काम नहीं कर रहे हैं तो हम इंफ्रारेड लाइट यूज करते हैं। और क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि इंफ्रारेड लाइट की वेवलेंथ, भैया वेवलेंथ का असेंडिंग ऑर्डर है ना, तो इंफ्रारेड लाइट की वेवलेंथ, और चूंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है इस वजह से उसका स्कैटरिंग कम होगा, कम बिखरेगी तो फॉग को क्रॉस कर जाएगी। नहीं आई बात समझ में? सीन क्लियर है सभी को? तो पढ़ लो, समझ जाओगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।